कक्षा 12 की इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसकी लेखिका हैं अनीस जंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर में आज के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसे समझना आपके लिए मुश्किल हो। बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल भाषा में मैं आज आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने लायक है वो इसका टाइटल है, यानी जो आपके पाठ का नाम है। सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत से, यानी एक ऐसा मौसम जब पेड़ों पर नई पत्तियाँ आती हैं, नए फूल खिलते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो जाता है। उस दौरान जो मौसम होता है उसे कहते हैं स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु। ठीक है। लॉस्ट मतलब होता है खो जाना। अब यहाँ पे स्प्रिंग खो गई यानी वसंत खो गया। इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंग है ना, इसका अर्थ वास्तव में एक बच्चे से लगाया गया है कि जैसे वसंत में नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पर हरियाली छा जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक छोटा बच्चा होता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका चेहरा खिलता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है। तो स्प्रिंग का मतलब यहाँ से है एक बच्चे के बचपन से। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया कि स्प्रिंग का मतलब वास्तव में वसंत होता है, लेकिन आपके अध्याय के लिए स्प्रिंग का मतलब बच्चे के बचपन से है। लॉस्ट मतलब खो जाना, तो खोया हुआ बचपन। अब क्लियर हो गया यहाँ तक कि लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है, खोया हुआ बचपन। क्लियर है। अब कहते हैं कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। देखिए नीचे इन्होंने लिखा, इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए इन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि स्टोरीज कहानियाँ ऑफ मतलब का की के, यानी किसकी कहानियाँ, स्टोलन चोरी हुए, चाइल्डहुड बचपन की। तो चोरी हुए बचपन की कहानियाँ। क्लियर है। लेखिका हैं अनीस जंग। तो एक बार फिर से आसान शब्दों में समझ लीजिए कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे है कि किसी बच्चे का बचपन खो गया। ठीक है। नीचे इन्होंने लिखा स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका मतलब है कि चोरी हुए बचपन की कहानियाँ। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली कहानी है और ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम साहेब है और वो कूड़ा करकट में अपनी ज़रूरत की चीज़ें। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। अबाउट द लेसन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपने आप ही इस बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है। अबाउट द लेसन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये कहानी पढ़ने के बाद, यानी इस चैप्टर को जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या बात हो रही है। ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर में थोड़ा सा भी भटकें। मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि एक बार पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। तो कहते हैं कि समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड अ रुपी, मुझे मिल जाता है अ रुपी 1 रुपया, इन द गार्बेज, कूड़े में। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है। ये आपकी पहली कहानी है और ये कहानी किसके बारे में है, एक ऐसे लड़के के बारे में जो कूड़ा इकट्ठा करता है। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कहते हैं कि वाई डू यू डू दिस, वाई क्यों डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, तुम यहाँ क्यों करते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, साहेब, साहेब से, मैं साहेब से पूछती हूँ, यानी उस लड़के का नाम क्या है, साहेब। अनीस जंग यानी आपकी जो लेखिका हैं वो स्वयं अपने शब्दों में ये अध्याय पढ़कर आपको सुना रही हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है। यानी ये कहानी स्वयं लेखिका ही बता रही हैं। ठीक है। तो वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, साहेब, मैंने साहेब से पूछा, हुम, जिससे, आई इनकाउंटर, मैं मिलती हूँ। इनकाउंटर मतलब गोली मत मार देना किसी को, इनकाउंटर का यहाँ पे मतलब है मिलना, जिससे मेरी मुलाकात होती है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, जिससे मैं हर सुबह मिलती हूँ।
तो वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, या फिर तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर सुबह मिलती हूँ। स्क्राउचिंग, और वो स्क्राउच कर रहा होता है, वो सर्च कर रहा होता है। स्क्राउच मतलब ढूंढना, और वो ढूंढ रहा होता है फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब धन, ठीक है। और वो धन ढूंढ रहा होता है इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के डंप में, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी के। और वो मेरे पड़ोसी के कूड़े के ढेर में धन ढूंढ रहा होता है। यानी हर सुबह उसका काम क्या है कि वो कूड़ा इकट्ठा करता है, यानी कूड़े में देखता है कि कोई ज़रूरत की चीज़ तो नहीं फेंकी गई, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब धन से है, एक मतलब और निकलेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा कहानी में आगे चलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गोल्ड का क्या मतलब समझेंगे आप, अभी गोल्ड का मतलब धन, ठीक है, पैसा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर सुबह मिलती हूँ। स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड, और वो सोना या फिर धन ढूंढ रहा होता है इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी के। साहब लेफ्ट हीज होम, साहब ने लेफ्ट छोड़ दिया हीज होम, अपना घर, लॉन्ग अगो, बहुत पहले। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया या फिर कई साल पहले छोड़ दिया, ठीक है। सिट एडमिस्ट, जो बना हुआ था, द ग्रीन फील्ड, हरे खेतों में, ऑफ ढाका, ढाका के। जो सिट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड, हरे खेतों के बीच बना था, ऑफ ढाका, ढाका यानी उसका घर ढाका में था, और ढाका के हरे भरे खेतों में उसका घर बना हुआ था, ठीक है। तो सिट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे खेतों में बना हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। हीज होम, और उसका घर, इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, हीज होम और उसके घर के बारे में, इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, उसको डिस्टेंस, दूर दूर तक मेमोरी, कुछ भी याद नहीं है। और अपने घर के बारे में उसे दूर दूर तक कुछ याद नहीं है, ठीक है। मेमोरी मतलब याददाश्त, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूर, इवन मतलब भी, नॉट मतलब नहीं, हिज होम मतलब अपना घर। तो अपने घर के बारे में उसे दूर दूर तक कुछ भी याद नहीं है, यानी उसे अपने घर की कोई भी याद उसे पता नहीं है। यानी वो बहुत छोटा था तभी उसने अपना घर छोड़ दिया था। कहने का मतलब है कि उसके माता पिता ने अपना घर छोड़ दिया था और उसको लेकर वो चले आए थे। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत तूफान आते थे। यानी जहाँ पर ढाका में कहते हैं कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, टू स्टॉर्म मतलब तूफान। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट, जो बहा ले जाते थे, अवे देयर फील्ड्स, उनकी फसल को, एंड होम्स और घरों को, जो उनकी फसल और घर को अपने साथ बहा ले जाते थे, ठीक है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते, नहीं मैनी है, यानी वहाँ पर काफ़ी तूफान आते थे जो उनकी फसल और उनके घर को अपने साथ बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। हिज मदर उसकी माँ, टेल्स मतलब बताती है, हिम मतलब उसे, तो उसकी माँ उसे ऐसा बताती है। यानी जब वो पूछता है कि हमने अपना घर क्यों छोड़ दिया, तो उसकी माँ उसको बताती है कि वहाँ पे बहुत सारे तूफान आते थे और हमारी फसल और घर सब कुछ उजाड़ कर चले जाते थे या फिर अपने साथ बहा ले जाते थे, इसलिए हमें वो स्थान छोड़ना पड़ा। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड, और धन की तलाश में, इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रहते हैं, ठीक है। और धन की तलाश में वो इस बड़े शहर में आ गए जहाँ पर वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लेखिका ने समझाया था, ठीक है। बट लेखिका ने एक प्रश्न भी पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। तो अब इसका उत्तर दे रहा है वो बच्चा कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेखिका ने साहब के बारे में बताया और आगे साहब उत्तर दे रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बुदबुदाया।
लुकिंग अवे, निगाह बचाते हुए, यानी अपनी निगाह बचाते हुए उसने बुदबुदा कर कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ या फिर स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे तुरंत, इमीडिएटली तुरंत ही रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, और मुझे तुरंत यह एहसास हुआ। हाउ हालो की हाउ मतलब कितनी, हालो मतलब खोखली है। द एडवाइस, ये सलाह, मस्ट साउंड, यानी ये सलाह मस्ट साउंड, सुनने में हाउ हालो कितनी खोखली लगी होगी। और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये सलाह सुनने में कितनी खोखली लगी होगी। भाई बच्चे के पास खाने की तो व्यवस्था है नहीं, वो कूड़ा इकट्ठा करके खा रहा है ना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें कूड़े में ढूंढ रहा है, और आप उसको सलाह दे रहे हो कि आप स्कूल जाया करो। तो वही लेखिका को तुरंत एहसास होता है कि मेरा ये कहना कितना खोखला लगा होगा उस बच्चे को। ठीक है, खोखले से यहाँ पे मतलब है कि इस बात का कोई अर्थ नहीं है। इंसान पहले अपना पेट भरेगा, फिर उसके बाद अपनी दूसरी ज़रूरतों के बारे में सोचेगा। ठीक है। देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, जब वो स्कूल बनाएंगे। व्हेन मतलब जब, दे मतलब कुछ लोग, बिल्ट मतलब बनाएंगे, वन मतलब स्कूल। अब भाई वो तो खुद नहीं बना सकता ना बच्चा, तो कहता है कि जब वो स्कूल बनाएंगे या फिर जब कोई इंसान स्कूल बनाएगा, ठीक है, तो आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, जब कोई स्कूल बनवाएगा, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। इफ़ यदि, आई स्टार्ट, मैं शुरू करूं, आई स्कूल, एक स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए या फिर थोड़ा मजाक भरे अंदाज में मैंने पूछा कि क्या तुम पढ़ने आओगे अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं। यस, हाँ, ही सेज, उसने कहा हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, जोरों से हंसते हुए या खुलकर हंसते हुए या प्रसन्न होकर, ठीक है, कई तरह से कह सकते हैं। तो उसने प्रसन्न होकर कहा या उसने खुश होकर कहा हाँ। ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, वो दौड़कर मेरे पास आ रहा है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम, मैंने उसे रनिंग अप टू मी, दौड़कर मेरे पास आते हुए देखा। ठीक है, यानी उन्होंने देखा कि वो दौड़कर उनके पास आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। तो कहते हैं कि इट टेक्स लॉन्गर, थोड़ा समय लगता है, टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनाने में, एक स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्बैरेस्ड, ग्लानि से भरकर, मैंने ग्लानि से भरकर कहा, यानी मुझको ग्लानि हुई ये कहने में, ठीक है, मुझको शर्म आई। ठीक है, तो आई से एम्बैरेस्ड, मैंने ग्लानि से भरकर कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। तो फिर से अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है। देखिए, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में थोड़ा समय लगता है। क्लियर है यहाँ तक। आई से एम्बैरेस्ड, मैंने एम्बैरेस्ड यानी ग्लानि से भरकर कहा। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा किया था, दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती। मैंने एक ऐसा वादा किया था, आई हैविंग मेड अ प्रॉमिस मतलब मेक अ प्रॉमिस यानी वादा करना, तो मेड अ प्रॉमिस यानी पास्ट में है। तो आई एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैंने एक ऐसा वादा किया था, दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए आई से एम्बैरेस्ड, मैंने ग्लानि से भरकर कहा, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनाने में समय लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि मैंने ग्लानि से भरकर कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा किया था जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बट प्रोमिसेस, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरे वादों की तरह, लेकिन मेरे वादों की ही तरह बहुत सारे वादे, अबोन्ड इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में घूमते रहते हैं, ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड, उसके खोखले संसार के।
यानी वो कहते हैं कि उससे वादे करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसा कि उसको कहते होंगे कि चलो मैं तुमको कपड़े दिला देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको कहते होंगे चलो मैं तुम्हें जूते दिला देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे उससे कि चलो भाई मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँगा। ये सारी चीज़, यानी वादे तो बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी इलेक्शन का टाइम हो जाए तो जितने नेता हैं वो सभी वादे करने लगेंगे ना, लेकिन वास्तव में जब वादों को पूरा करने का समय आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो वही चीज़, यानी वादे करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही वो लेखिका कहती हैं कि मेरे ही वादों की तरह बहुत सारे वादे उसके खोखले संसार के चारों तरफ या फिर हर कोने में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरे वादों की तरह बहुत सारे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड, उसके खोखले संसार के, तो उसके खोखले संसार के हर कोने में मेरे वादों की ही तरह बहुत से वादे घूमते रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक जान पहचान के बाद या फिर कई महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने अपना नाम साहिब आलम बताया। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, यानी अनाउंस मतलब होता है घोषणा, यानी उसने बताया कि उसका नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। वाट इट मीन्स, इट मतलब उसके नाम का, मीन्स क्या अर्थ है, वो नहीं जानता कि उसके नाम का क्या अर्थ है। इफ़ ही न्यू, यदि वो जान जाए, इट्स मीनिंग, अपने नाम के अर्थ को। ठीक है, यानी अगर वो अपने नाम का अर्थ जान जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी साहिब आलम का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड मतलब ईश्वर, ऑफ द यूनिवर्स संसार का या ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का ईश्वर या फिर संसार का ईश्वर, आप सीधे सीधे संसार का मालिक भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि वो अपने नाम का अर्थ जान जाए जो कि संसार का मालिक होता है, यानी उसके नाम का अर्थ क्या है, संसार का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, तो उसे बहुत मुश्किल होगी बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करने में, यानी तो वो इस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई मैं साहिब आलम हूँ और मैं कूड़ा करकट बिन रहा हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है और मैं साहिब आलम हूँ। तो यही बात वो कहते हैं कि अगर वो अपने नाम का अर्थ जान जाए तो उसे कभी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको कोई समझाए कि तुम्हारे नाम का मतलब है कि संसार का मालिक, तो वो कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दशा तो फटीचर है एकदम से। ठीक है, हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, या फिर वो इस बात पर उसे विश्वास नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अनअवेयर, अनजान है, ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के अर्थ से। हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, या उसके नाम का क्या अर्थ है, इस बात से वो अनअवेयर है, अनजान है। अपने नाम के अर्थ से वो अनजान है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो सड़कों पर रोम करता है, सड़कों पर भटकता रहता है या घूमता रहता है। विथ हीज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वो गलियों में, स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, आप सड़क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। और वास्तव में उसके दोस्तों के बारे में बताती हैं कॉमा लगा के कि एन आर्मी, ये एक सेना है, यह एक फौज है, ऑफ बेयर फुट, नंगे पैर बॉयज़, लड़कों की, नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की ये एक फौज है। हु अपीयर, जो दिखती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह चिड़ियों की तरह दिखती है, जो सुबह चिड़ियों की तरह दिखती है। एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो जाती है। एट द नून, दोपहर के समय, और दोपहर के समय गायब हो जाती है। एक बार फिर से कि अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से वो अनजान है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता रहता है। ठीक है, अब उसके दोस्तों के बारे में बताती हैं कि उसके दोस्त कौन हैं। तो कहते हैं कि एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पैर, बेयरफुट मतलब नंगा पैर। ठीक है, यानी चप्पल ना पहना, ना जूता पहना, कुछ भी नहीं, तो नंगे पैर लड़कों की यह एक फौज है। ठीक है, उसके दोस्त, जो उसके दोस्त हैं उनमें सभी लोग, यानी बहुत सारे लड़के हैं और सभी लोग बिना चप्पल पहने, बिना जूते पहने भटकते रहते हैं। ठीक है, तो एन आर्मी यहाँ एक फौज है ऑफ बेयरफुट बॉयज़।
नंगे पैर लड़कों की। ये नंगे पैर लड़कों की एक फौज है। हु अपीयर जो दिखती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स जो सुबह चिड़ियों की तरह दिखती है। यानी आप सुबह सोकर उठेंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ चिड़िया वगैरह घूमती रहती हैं, जो अपना दाना चुगती रहती हैं, अपने भोजन को इकट्ठा करती रहती हैं। तो वही चीज़ कहते हैं कि जो सुबह चिड़ियों की तरह दिखती हैं। भाई सभी लोग अपने घर से कूड़ा सुबह ही तो निकालते हैं, पूरा दिन तो निकालता नहीं रहेगा कोई कूड़ा। सुबह साफ़ सफाई करके अपना ड्यूटी चला गया, कोई अपना काम पे चला गया, कोई पढ़ने चला गया, तो सभी लोग अपना काम सुबह निपटा लेते हैं। ठीक है, तो वही बच्चे सुबह सुबह ही कूड़ा इकट्ठा करने निकलते थे, क्योंकि सुबह जाएंगे तो जो सामान मिलेगा वो कूड़े में से उठा कर ले आएंगे। ठीक है, तो हु अपीयर जो दिखते हैं लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स सुबह पक्षियों की तरह, जो सुबह पक्षियों की तरह या सुबह चिड़ियों की तरह दिखते हैं। एंड डिसअपीयर्ड और गायब हो जाते हैं एट द नून दोपहर के समय, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। यानी ये नंगे पैर लड़कों की एक ऐसी फौज है या एक ऐसी सेना है जो सुबह पक्षियों की तरह दिखाई पड़ती है और दोपहर में गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स कई महीनों तक जानने के बाद, यानी महीनों से मिलते रहने के कारण, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज मैं जानने लगी थी, ईच ऑफ देम उनमें से हर एक को। महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से हर एक को जानने लगी थी, पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वियर चप्पल्स, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन मैंने एक लड़के से पूछा, तो मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, माई मदर मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन उन्हें नीचे नहीं उतारती। फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से, सेल्फ का हिंदी अर्थ होता है ताक या ताड़। ठीक है, बट सेल्फ शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। सेल्फ मतलब खांचे, जैसे अलमारी में बहुत सारे खांचे बने होते हैं और उसमें आप कपड़े रख देते हैं, ऊपर वाले में गहने रख देते हैं, उससे ऊपर वाले में और बाकी ज़रूरी चीज़ें रख देते हैं, तो वो सभी सेल्फ हैं। ठीक है, तो सेल्फ शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। अगर हिंदी जानना चाहें तो इसकी हिंदी होती है ताक या ताड़। ठीक है, बट सेल्फ ही कहेंगे क्योंकि ताक या ताड़ आप भूल जाएंगे। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ सेल्फ से उन्हें नीचे नहीं उतारती, यानी माँ ने ऊपर सेल्फ पर रख दिया है जहाँ पर वो पहुँच नहीं सकता। ठीक है, ही आंसर्ड सिंपली, उसने सीधे सीधे उत्तर दिया, यानी उसने सीधा सा उत्तर दिया कि मेरी माँ उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारती। ठीक है, देखिए इवन इफ सी, ये जो सी लगा है उस लड़के की माँ के लिए है जिसने उसकी चप्पल को ऊपर रखा है। सी मतलब फीमेल के लिए यूज होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ही मतलब पुरुष के लिए यानी मेल के लिए यूज होता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो ही है वो उस छोटे बच्चे के लिए है जिसने चप्पल नहीं पहन रखी। सी उसकी माँ के लिए है। ठीक है, तो देखिए इवन इफ सी डिड, डिड मतलब यदि ऐसा कर देती है, यानी अगर वो चप्पल नीचे उतार देती हैं, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ही तो यहाँ विल थ्रो देम ऑफ उन्हें फेंक देगा। यानी वो कहता है कि अगर इसकी माँ, तीसरा लड़का बोल रहा है, ये देखिए, एड अनदर, दूसरे लड़के ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूज़ जिसने जूते पहन रखे थे। पहले आप इसको समझिए कि दूसरा लड़का बोल रहा है। ठीक है, आगे मैं बाद में चलूँगा कि दूसरा लड़का बोल रहा है, कहता है कि इवन इफ़ सी डिड, यदि वो ऐसा करती हैं, यानी अगर वो इसके जूते नीचे उतार देती हैं, तो यहाँ यानी ये लड़का ही, यानी यहाँ विल थ्रो देम ऑफ उन्हें फेंक देगा। यानी अगर वो उन्हें नीचे उतार देती हैं तो वह उन्हें फेंक देगा। एड्स अनदर, दूसरे लड़के ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूज़ जिसने जूते पहन रखे थे, दैट डू नॉट मैच बेमेल। ठीक है, डू नॉट मैच मतलब बेमेल, यानी एक जूता एडिडास का पहन रखा था तो दूसरा गोल्ड स्टार का, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जूता नीले रंग का पहन रखा था तो दूसरा हरे रंग का था। ठीक है, यानी बेमेल जूते पहन रखे थे, यानी उसे कूड़े में से जूते मिले होंगे। ठीक है, तो एड्स अनदर, दूसरे लड़के ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूज़ जिसने जूते पहन रखे थे, दैट डू नॉट मैच बेमेल। दूसरे लड़के ने कहा जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, कमेंट मतलब टिप्पणी करना, जैसे फेसबुक पर आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस पर टिप्पणी की, यानी कि तुमने तो बेमेल जूते पहन रखे हैं, ऐसा लेखिका ने कहा। उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट,
जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही सफल्स हीज फीट, तो उसने अपने पैरों को इधर उधर सफल किया, इधर उधर रगड़ा या फिर इधर उधर घसीटा, ठीक है। तो ही सफल्स हीज फीट, उसने अपने पैरों को इधर उधर घसीटा, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर, हु जिसने हैज़ नेवर ओन्ड कभी नहीं पहने थे, अ पेयर एक जोड़ी जूते, ऑल हीज लाइफ अपने पूरे जीवन में, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे। एक जोड़ी मतलब दोनों पैर के जूते, ठीक है। एक जोड़ी का मतलब होता है दो। तो एक तीसरे लड़के ने कहा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवल करने के कारण, पूरे देश में भ्रमण करते रहने के कारण, आई हैव सीन, मैंने देखा था, चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पैर टहलते हुए या चलते हुए। पूरे देश में भ्रमण करने के कारण मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज, और गांवों में, रोड्स, सड़कों पर। शहरों और गांवों में सड़कों पर मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। यानी वो पूरे देश में भ्रमण करती रहती हैं, यहाँ वहाँ घूमती टहलती रहती हैं। इस वजह से उन्होंने देखा है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ज़्यादातर लोग मुझे नंगे पैर ही मिलते हैं, ज़्यादातर बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं। अब अगली लाइन ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। कि ये तो हो गया, कहते हैं कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। देखिए ध्यान से समझिए, ये सेंटेंस ध्यान से समझिए कि इट इज़ नॉट लैक, ऐसा लैक ऑफ मनी, लैक मतलब अभाव, ऑफ मनी धन, धन के अभाव या धन की कमी के कारण, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं होता। लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की, ठीक है। ऐसा लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास धन की कमी है, बल्कि ये एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लानेशन, और ये एक टिप्पणी है, यानी इस तरह से इसकी टिप्पणी की जाती है आसान शब्दों में। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, चलिए मान लेते हैं आपका एक दोस्त साइकिल से जा रहा है और सामने से 2-3 लड़कियां आ रही हैं। अब दोस्त क्या होता है कि साइकिल से गिर जाता है, तो जैसे ही वो गिरेगा ना, तो वो क्या बोलेगा कि अपना इंप्रेशन बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि अरे भाई मैं तो ऐसे ही उतरता हूँ, ताकि उसका इंप्रेशन ख़राब ना हो जाए सबके सामने ना। यानी वो अपनी छवि को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपके पास, यानी उन लड़कों के पास जूते नहीं हैं, यानी वो लोग ये एडमिट नहीं करेंगे कि उनके पास पैसे की कमी है, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि पैदल चलना, यानी बिना चप्पल के चलना एक परंपरा है, ठीक है। तो ये इस तरह से लोग इसकी टिप्पणी करते हैं, इज़ वन एक्सप्लानेशन, इस तरह से लोग इसकी व्याख्या करते हैं, लोग इस तरह से ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो यही बात वो कह रही हैं कि आई वंडर, सॉरी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा धन के अभाव के कारण नहीं होता, बट बल्कि अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने और नंगे पैर रहने की परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और इस तरह से इसकी व्याख्या की जाती है, इस तरह से इसकी टिप्पणी दी जाती है, ठीक है। जैसा चाहें आप कह सकते हैं, दोनों तरह से समझा दिया कि इस तरह से इसकी व्याख्या दी जाती है, या फिर इस तरह से इस बात की पुष्टि की जाती है, या फिर इस तरह से इस बात को समझाया जाता है, ठीक है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज़, कि ये केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने का, अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, सतत बनी रहने वाली गरीबी, या निरंतर बनी रहने वाली गरीबी, यानी ऐसे लोग जो हमेशा से गरीब हैं, ठीक है। तो सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए ये केवल एक बहाना है, और मुझे इस बात पर आश्चर्य है, ठीक है। मुझे आश्चर्य होता है कि अपनी सतत बनी रहने वाली गरीबी के लिए लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सतत या निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने का ये केवल एक बहाना है, और मुझे आश्चर्य है, ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि मुझे आश्चर्य है
कि सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने का ये केवल एक बहाना है। जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं कई तरह से। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। रिमेंबर मतलब याद आना, स्टोरी मतलब कहानी, अ मैन मतलब इंसान, व्यक्ति, फ्रॉम उडीपी, उडीपी एक प्लेस का नाम है, वंस टोल्ड मी, जो एक बार उसने मुझे सुनाई थी। तो मुझे एक कहानी याद आती है जो उडीपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, कि जब वो छोटा लड़का था, यानी वो व्यक्ति जो कहानी सुना रहा है उसने बताया था कि जब वो एक छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाता था, पास्ट, और वो गुजरता था एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से, और वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था, वेयर, जहाँ हिज फादर, उसके पिता, वाज अ प्रीस्ट, एक पुजारी थे, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ही वुड स्टॉप, वो रुकता था, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर में, यानी वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास ठहरता था, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूतों के लिए, और वो एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था, यानी वो भगवान से कहता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी जूते दिलवा दीजिए। ठीक है। 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में गई। 30 सालों के बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर में गई, विच, जो, वाज नाउ ड्रॉन्ड, जो डूबा हुआ था, इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, उजाड़ के प्रभाव में, जो उजाड़ के प्रभाव में डूबा हुआ था, यानी वो अब उजड़ रहा था सब कुछ। भाई जाहिर सी बात है कि 30 साल बाद हर चीज़ विकसित होने लगती है, लोग अपने पुराने घर तोड़वा कर नए नए घर बनवाने लगते हैं। ठीक है, और अगर वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है तो लोग उस स्थान को छोड़कर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो कहते हैं कि 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में और उस मंदिर में गई, विच वाज नाउ ड्रॉन्ड, जो अब डूब चुका था, इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, उजाड़ के प्रभाव में, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूब चुका था, इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब पिछवाड़ा, जैसे घर का पिछवाड़ा। ठीक है, तो पिछवाड़े में, वेयर, जहाँ, लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी रहता था, प्रीस्ट मतलब पुजारी, न्यू मतलब नया, तो वेयर लिव्ड, लिव मतलब रहना, तो वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अब आगे कहते हैं कि अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड, जिसने पहन रखे थे, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म, जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो उसके स्कूल की यूनिफॉर्म किस रंग की थी? ग्रे रंग की, स्लेटी रंग की, जिसने स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। एक छोटा लड़का जिसने स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जूते और मोजे पहन रखे थे। शूज़ मतलब मोजे, जूते, सॉक्स मतलब मोजे, मोजे और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग, हांफता हुआ आया। एंट्री, और फेंक दिया ही स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को, ऑन अ फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग पलंग पर, यानी फोल्डिंग मतलब जिस पलंग को फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, वियरिंग सॉक्स, जिसने मोजे और जूते पहन रखे थे, हांफता हुआ आया और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग पलंग पर थ्रू कर दिया, फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे प्रार्थना याद आ गई, अनदर बॉय, दूसरे लड़के की, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी, व्हेन ही हैड, और फिर, फाइनली, अंततः, गॉट अ पेयर, उसे एक जोड़ी शूज, जूते मिल गए थे, और अंततः उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। ठीक है, यानी बड़ी मुश्किल से उसे जूते मिले थे। ध्यान से समझिएगा कि लुकिंग एट द बॉय, यानी यहाँ पे वो कहती हैं कि जब मैंने उस बच्चे को देखा कि वो दौड़ता हुआ आया, अपने बैग को बिस्तर पर फेंक दिया, और उसने जूते मोजे सब कुछ पहन रखा है, यूनिफॉर्म पहन रखा है, तो उस बच्चे को जब उन्होंने देखा,
जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो कहते हैं कि आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गई, द प्रेयर, वो प्रार्थना, अनदर बॉय, दूसरे लड़के की, यानी वो जो लड़का था भगवान के सामने रुककर प्रार्थना करता था कि काश मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं, तो दूसरे लड़के की मुझे प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी। छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी, ठीक है। वेन ही फाइनली, और अंततः, गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। यानी जब उसने प्रार्थना की तो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक जोड़ी जूते मिल गए, यानी उसके माता पिता ने दिलवाया होगा, ठीक है। तो लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा, यानी वो लड़का जब जूता पा जाता है तो वो कहता है कि मैं इन्हें कभी भी खोऊंगा नहीं। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी भी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हीज प्रेयर, द गॉडेस देवी ने हैड ग्रांटेड, स्वीकार कर ली थी, हीज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, नवयुवक लड़के या छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़कों की ही तरह। छोटे लड़के, लाइक मतलब तरह, द सन बेटे के, ऑफ द प्रीस्ट पुजारी की। तो पुजारी के लड़के या बेटे की ही तरह दूसरे लड़के, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पुजारी के लड़के की ही तरह दूसरे लड़के, नाउ वो शूज़, अब जूते पहनते हैं। बट लेकिन, मैनी अदर्स, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लाइक द रैग पिकर्स, जैसे ये रैग पिकर्स हैं, कूड़ा इकट्ठा करने वाले, यानी बहुत से कूड़ा इकट्ठा करने वाले लड़कों की ही तरह बहुत से बच्चे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, बिना जूतों के रहते हैं। यानी यहाँ पे वो कहना चाहती हैं बट लेकिन, मैनी अदर, बहुत से बच्चे। अब कहते हैं माई नेबरहुड लाइक द रैग पिकर्स, जैसे मेरे पड़ोस में ये कूड़ा बिनने वाले बच्चे हैं। तो कहते हैं कि लेकिन मेरे पड़ोस के कूड़ा बिनने वाले बच्चों की ही तरह बहुत से बच्चे, रिमेन शूलेस, बिना जूतों के रहते हैं, ठीक है। मेरे पड़ोस में कूड़ा बिनने वाले बच्चों की ही तरह बहुत से अन्य बच्चे, रिमेन शूलेस, बिना जूतों के रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और हमारे साथ जुड़ सकें।